नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में स्वागत है आप सभी का। और आज भी हम करंट अफेयर्स का रिवीजन देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आज आपका दूसरा सेशन है, कल से प्रारंभ हुआ है हमारा ये सेशन। तो अभी थोड़ा सा टाइमिंग जो है इस सेशन की, वो अभी आप देख रहे होंगे कि आप इसको रात्रि 10 बजे देख रहे हैं, लेकिन मंडे से ये निर्धारित समय पर जो थंबनेल में टाइमिंग है उस समय पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा मौसम का व्यवधान है इस समय, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा मौसम का व्यवधान है, जिसके चलते कई बार क्या हो रही है कि क्लासेस जो है रिकॉर्ड करने में देरी हो रही है और कई बार क्या है अपलोड नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से ये सोमवार तक, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन सोमवार से आपको निर्धारित समय पर ये मिलेगा। तब तक के लिए, क्योंकि ज़रूरी क्या है, रेगुलरिटी ज़रूरी है, ठीक है, कि हम रेगुलर रहें। तो रेगुलरिटी आपकी बनी रहे, नियमितता आपकी बनी रहे, इसलिए नियमित कक्षाएं आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। बहुत धीरे धीरे से आपको पढ़ाता हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें। ऐसा ना हो कि नोट्स बनाने के लिए फिर आपको अलग से देखना पड़े इस वीडियो को। तो एक ही बार देखिए और उसी एक बार देखते समय अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पे आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, एक जैव विविधता आनुवांशिक, आप कह सकते हो सिल्क टेक पार्क की बात करने जा रहे हैं। क्या नाम है इसका? जैव विविधता, साथ साथ नोट करते जाइएगा, जैव विविधता आनुवांशिक, जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क, सिल्क टेक पार्क, ठीक है। जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क की बात हो रही है और ये भारत का पहला होगा, ये भी याद रखिएगा, भारत का पहला जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क जो है, इसकी आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? पंचमढ़ी में रखी गई है। भारत के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क की आधारशिला पंचमढ़ी में रखी गई है। और पंचमढ़ी का पड़ता कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। 4 अक्टूबर 2023 को, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो अक्टूबर माह से कर रहे हैं। अक्टूबर माह से अक्टूबर 2023 से ये आपका रिवीजन शुरू हुआ है। तो 4 अक्टूबर 2023 को इसका शुभारंभ किया था। यदि हम बात करें कि किसके द्वारा किया गया था या किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आता है कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय है, उसी के अंतर्गत ये आपका आता है। इसके उस समय के वन राज्य मंत्री थे राहुल सिंह लोधी, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें है क्या? सिल्क टेक पार्क है, तो इसमें है क्या? इसमें जो रेशम के 4 प्रकार होते हैं, रेशम के 4 प्रकार हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि बिहार राज्य से भी इसमें से कई प्रकार संबंधित हैं। जैसे पहला प्रकार होता है मलबरी रेशम, आप सब जानते होंगे। दूसरा प्रकार होता है टसर रेशम, ठीक है। तीसरा प्रकार है इरी रेशम और चौथा प्रकार इसका होता है मूंगा। अब आपसे पहला प्रश्न मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ कि क्योंकि बिहार राज्य विशेष आपने कर लिए हैं, डेली टारगेट के अंतर्गत आप बिहार राज्य विशेष का अध्ययन कर लिए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बिहार में किस प्रकार के राशन इसमें से रेशम पाए जाते हैं और इसके लिए जिला कौन सा है, किस जिले से रेशम उद्योग बिहार का संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क की आधारशिला पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में रखी गई है 4 अक्टूबर 2023 को, और ये भारत का पहला होगा, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। जब हम राज्यों की बात कर रहे हैं तो यहीं पे एक चीज़ और आप देख लेते हैं। अभी हाल ही में ई कैबिनेट, याद रखिएगा, ई कैबिनेट एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। ई कैबिनेट, तो भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने ई कैबिनेट प्रणाली अपनाई है, आपको बताना है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने ई कैबिनेट प्रणाली को अपनाया है, ये आपको बताना है। ई कैबिनेट प्रणाली अपनाने वाले भारत के राज्य कितने हैं? जब मैं ये करंट अफेयर्स बना रहा हूँ, इस तिथि तक ई कैबिनेट प्रणाली अपनाने वाले 4 राज्य हैं। सबसे पहले अपनाया था उत्तराखंड ने। किसने अपनाया था? उत्तराखंड ने।
उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बना था उत्तर प्रदेश, जिसने ई कैबिनेट प्रणाली अपनाया था। उत्तर प्रदेश के बाद जो था वो था अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब चौथा राज्य बन गया है, अभी हाल ही में बना था, मतलब दिसंबर 2023 के आसपास बना था, और ये राज्य था आपका त्रिपुरा। तो ई कैबिनेट प्रणाली अपनाने वाले 4 राज्य हैं। आपसे पूछा भी जाएगा तो सबसे पहला पूछा जाएगा तो आपको उत्तराखंड टिक करना है, ये आपको पता होगा। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में डिजिटल व्यवस्था विकसित करना। 100% जो कार्यालय हैं इनके वो कागज रहित होंगे, ठीक है, जो कार्यालय हैं वो 100% कागज रहित होंगे। ये इस प्रणाली का आप कह सकते हो कि इसका उद्देश्य है। अब आपने देखा कि दूसरा राज्य था उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम था, इसमें से आपको बता दें, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला 13 सितंबर 2023 को रखी गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जो है उत्तर प्रदेश में कब रखी गई? 23 सितंबर 2023 को रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, और स्टेडियम का जो निर्माण होगा ये गांजरी नामक स्थल में होगा, या इसी को बोलते हैं राजा तालाब नामक क्षेत्र में ये होगा। इसके लिए 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और इस स्टेडियम की जो वास्तुकला है वो भगवान शिव से प्रेरित है, ठीक है, भगवान शिव से प्रेरित है। 30,000 क्षमता यहाँ पे बैठने की होगी। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भैया उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं? तो आज की तिथि में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वह है कानपुर में, जिसको बोलते हैं ग्रीन पार्क। दूसरा आपको देखने को मिलता है लखनऊ, जिसको बोलते हैं इकाना। तो लखनऊ और कानपुर में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अभी तक उत्तर प्रदेश में हैं। ये तीसरा जो है ये निर्माणाधीन है, जिसकी आधारशिला भारतीय प्रधानमंत्री ने रखी। कहाँ पे? राजा तालाब गांजरी नामक स्थान पे। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था। इनका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है। इनके नाम पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज भी है, ठीक है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो अस्पताल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो अस्पताल है, ये इन दिनों चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? कि ट्रांसजेंडरों के लिए, जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी जो प्रारंभ किया था वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने किया था। तो आपको याद रखना है भारत का वह कौन सा अस्पताल है जिसने ट्रांसजेंडर के लिए एक सेपरेट ओपीडी प्रारंभ किया है, या भारत की पहली समर्पित ओपीडी ट्रांसजेंडरों के लिए प्रारंभ की है। तो आपको बताना है कि वो अस्पताल है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है ये है कहाँ पे? तो याद रखिएगा ये है नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली। देखो यूपी में भी है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे किया गया है? ये है नई दिल्ली में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लोहिया संस्थान आपको देखने को मिलता है, लोहिया अस्पताल। तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे ही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, इसलिए उत्तर प्रदेश में कई सारे अस्पताल, कई सारे संस्थाओं के नाम इनके नाम पर रखे गए हैं। लेकिन ये जो अस्पताल है ये है नई दिल्ली में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, जहाँ पे ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित एक अलग से ओपीडी की व्यवस्था की गई है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसी का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को शॉर्ट में बोलते हैं RML हॉस्पिटल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो यहाँ पे लिंकिंग का ये जो प्रोसेस है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आप सीखते रहिए तो निश्चित तौर पे आपकी चीज़ें भी बेहतर होंगी, ठीक है। अब एक स्थान पड़ता है न्योमा,
एक स्थान है न्योमा, और ये स्थान चर्चा में था। न्योमा नामक स्थान, सबसे पहली बात ये है कि ये है कहाँ पे, तो ये पड़ता है लद्दाख में। आप जब लद्दाख की बात करते हो तो यहाँ पे मात्र 2 ज़िले आते हैं। पहला ज़िला आता है कारगिल और दूसरा ज़िला आपका आता है लेह। लेह और कारगिल 2 ज़िलों के मिलाकर लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। अब ये जो न्योमा नामक स्थान है ये लद्दाख में है। चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे एक संस्था है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। कई बार ये भी प्रश्न बना है कि BRO जो संस्था है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो आप बताएंगे रक्षा मंत्रालय। तो न्योमा जो स्थान है वहाँ पर BRO ने विश्व के सबसे ऊंचे, याद रखिएगा, विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र या आप कह लीजिए एयर बेस का निर्माण किया है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू क्षेत्र या एयर बेस कहाँ पे बनाया गया है? वो BRO ने बनाया है। कहाँ पे? लद्दाख के न्योमा नामक स्थान में बनाया है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे सिर्फ नाम दे के पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा न्योमा नामक स्थान का संबंध किस राज्य से है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ आपको बता दें कि उधमपुर पड़ता है। यदि आप दिल्ली से होके जाएंगे जम्मू कश्मीर या लद्दाख तो उधमपुर पड़ेगा रास्ते में। तो उधमपुर में एक रेलवे स्टेशन था। ठीक है, उधमपुर में एक रेलवे स्टेशन था और उधमपुर के इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, क्योंकि हम आर्मी की बात कर रहे थे, एयरबेस की बात कर रहे थे, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है शहीद कैप्टन तुषार महाजन। ठीक है, तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो जो उधमपुर रेलवे स्टेशन था उसका नाम एक शहीद के नाम पे रखा गया है। इनका नाम है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किस रेलवे स्टेशन का नया नाम है, तो आप बताएंगे उधमपुर रेलवे स्टेशन का ये नया नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो एक नया टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में बना है और ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। और भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व है इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी परीक्षा में जो टाइगर रिजर्व हैं, जो आपके नेशनल पार्क हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये वही पूछी जाती हैं जो किन्हीं कारणों से समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहती हैं। तो यदि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सुर्खियों में है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपको बता दें कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, ये जिस राज्य में पड़ता है उस राज्य का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले उस राज्य में 6 टाइगर रिजर्व और थे और ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और इसमें शामिल कौन से होंगे, इसमें कौन कौन से एरिया शामिल होंगे, तो नौरादेही के बारे में आपने सुना होगा। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और है दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर के क्षेत्र जो है इसमें शामिल होंगे। मतलब इन दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कुछ क्षेत्र लिया जा रहा है और उसको एक टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया जा रहा है और इसका नाम होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की तो ये अधिसूचित कौन करता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जंगली जानवरों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के बाघ अभ्यारण्य, जो टाइगर अभ्यारण्य है या आप कह लीजिए बाघ अभ्यारण्य है, उसके तहत विभिन्न क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022 की जो जनगणना थी उसमें बाघ राज टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया था। याद रखिएगा, टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश
जाना जाता है। और राज्य में बाघों की संख्या जो है वो बढ़ी थी। 2018 में यहाँ पे 526 थे और 2022 में यहाँ पे 785 बाघ हो गए थे। तो बाघों की संख्या में तीव्र गति से यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली थी। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला तथ्य, अगला फैक्ट। अब यहाँ पे बात कर लें हम, जब हम बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व की, तो आपको बात ये भी पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में एक राज्य हमारा है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, और राजस्थान में भी राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य की बात की गई है। और राजस्थान का ये जो 5वां बाघ अभ्यारण्य है, इसका नाम रखा गया था धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। ये भी याद रखिएगा, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य ये राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य था। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण या NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इनके द्वारा जो है ये मंजूरी दी गई थी। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तत्कालीन मंत्री थे भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी। और यह बाघ अभ्यारण्य जो है ये 1058 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित होगा। तो राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों टाइगर रिजर्व आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला फैक्ट। अगले फैक्ट की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अगला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य है आपका। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, इसकी स्थापना की जाएगी। और याद रखिएगा ये कहाँ पे की जा रही है, तो इसका संबंध है आगरा से। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये भी आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक राज्य है। यदि आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बताएंगे लीमा में है। और लीमा कहाँ पड़ता है, एक देश है पेरू, कहाँ, दक्षिण अमेरिका में एक देश है पेरू, वहीं पर आपको देखने को मिलता है लीमा। ठीक है, इससे पहले अभी हमने देखा था कि हमने बात किया था मध्य प्रदेश की। इससे पहले हमने भी मध्य प्रदेश की बात किया था जब हमने देखा था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो यहीं से एक फैक्ट छूट गया था, उसको भी कवर कर लेते हैं कि देश का पहला यूनिटी मॉल क्या है, देश का पहला यूनिटी मॉल, देश का पहला यूनिटी मॉल जो है वो किस शहर में बनाया जा रहा है, तो यह है उज्जैन। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे देश का पहला यूनिटी मॉल जो है वो बनाया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी की बात हम कर लेते हैं। यूपी में एक अभियान चलाया गया था, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश की जब हम बात करते हैं, ये अभियान के तहत अमृत स्तंभ का जो है वो पिछले दिनों जो है वो लोकार्पण किया गया था। मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत अमृत स्तंभ का जो लोकार्पण है वो किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था लखनऊ में। और आप जानते हैं लखनऊ यूपी की राजधानी है और यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि मेरी माटी मेरा देश अभियान कहाँ पे शुरू किया गया, तो उसी के अंतर्गत अमृत वाटिका का जो स्थापना था वो यहाँ पे किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अमृत वाटिका में एक शब्द प्रयोग किया गया हरिशंकरी। हरिशंकरी क्या था, हरिशंकरी में विशेष रूप से 3 वृक्ष पीपल, बरगद और पाकड़ के रूप में 3 पवित्र वृक्षों को जोड़कर रखा गया है और इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनका रोपण किया जाए
उसी को लेकर के काम किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आज टाइगर रिजर्व देखा, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा, तो एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इन दिनों चर्चा में है, जिसका नाम है महादेई। क्या नाम है? महादेई। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इनको इकट्ठा करके एक टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने को लेकर के बात हो रही है, और संबंधित राज्य के जो न्यायालय है उसके द्वारा इस संबंध में जो है वो अधिसूचना का आदेश दे दिया गया है। तो महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब बात करते हैं तो ये संबंधित है गोवा से। कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है गोवा से। गोवा से संबंधित ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसके कुछ हिस्से को जोड़कर एक टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचना के लिए जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा खंडपीठ ने जो है वो आदेश दे दिया है। ठीक है, चलिए अब जब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर राज्य है, यहाँ भी कई सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। और जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि कश्मीर जो है वो डल झील के लिए भी फेमस है। ठीक है, और डल झील भी इन दिनों न्यूज में है क्योंकि डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग आई हैव स्पेस, क्या है? पहला फ्लोटिंग आई हैव स्पेस, पहला आई हैव स्पेस जो है वो स्टोर खोलने की घोषणा की है किसने? अमेजन इंडिया ने। तो अमेजन इंडिया डल झील में आई हैव स्पेस नाम से एक स्टोर खोलने जा रहा है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर ये स्टोर खुल रहा है तो आप बताएंगे डल झील। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि डल झील के आसपास के क्षेत्र हैं, या आप कह लीजिए पूरे जम्मू कश्मीर को जो है आसानी से ऑनलाइन जो आप पूरा व्यवसाय करते हो उसके सामानों की डिलीवरी हो सकेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक फैक्ट और इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करूंगा। फैक्ट अगला है कि अक्टूबर 1973 की बात आती है, और अक्टूबर 1973 में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया था। क्या खोला गया था? भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया था। कब? 1973 में। और भारत का जो पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया था, ये खोला गया था कोझीकोड में। कहाँ पे खोला गया था? कोझीकोड में खोला गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोझीकोड में उस पुलिस स्टेशन का क्या नाम था, तो आप बताएंगे वनिता पुलिस स्टेशन। वनिता पुलिस स्टेशन उसका नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और पहली जो सब इंस्पेक्टर थी इसमें, उनका नाम था एम पद्मिनी अम्मा। एम पद्मिनी अम्मा ये पहली महिला सब इंस्पेक्टर थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इस पुलिस स्टेशन के बारे में एक खास बात और कि यह एशिया का भी पहला महिला पुलिस स्टेशन था। भारत का तो पहला महिला पुलिस स्टेशन तो था ही, साथ ही साथ एशिया का भी ये पहला महिला पुलिस स्टेशन था, जिसका नाम था वनिता पुलिस स्टेशन। कोझीकोड केरल से ये संबंधित था। तो आज के लिए इतना ही। कल से आपको विस्तृत चर्चा देखने को मिलेगी। यहीं पे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल। तब तक के लिए कहीं कोई सुझाव है, सेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो आपको पहले प्रश्न में मैंने होमवर्क पूछा रेशम से संबंधित, कि कौन से रेशम जो है वो बिहार में उगाए जाते हैं या पाए जाते हैं और उनसे जुड़े हुए ज़िले कौन से हैं, इसका जवाब देना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।